हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमारा जो आधुनिक भारत का इतिहास चला था सामाजिक दोस्तों अपनी शिक्षा की व्यवस्था या आधुनिक काल में शिक्षा की व्यवस्था अब समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह वही समय है दोस्तों जहां पर भारत के जितने भी समाज को संचालित करने के लिए जितने भी राजनीतिक व्यवस्था पर जो जो भी धार्मिक किताबें हैं उन सबका अनुवाद किया जा रहा है। और उन सबका अनुवाद जो है ईसाई मिशनरियां कर रही हैं, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया जा रहा है वो कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एक दूसरे का विरोध के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। और यही कहीं न कहीं दोस्तों यह भी है कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, समाज और जो हिंदुइज्म के तहत जो भी समाज स्थापित किया जाता है उनमें वैमनस्य भी उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ईसाई मिशनरियां हैं दोस्तों, ये कहीं न कहीं अपने आप को व्यवस्थित देखने, अपने आप को सुपर दिखाने के लिए, अपने आप को बढ़िया दिखाने के लिए भारत के समाज, सभ्यता, जो भी उनकी किताबें हैं उनको कहीं ना कहीं अपने हिसाब से अनुवाद करते हैं। तो जो लोग उस किताबों को अध्ययन करते हैं दोस्तों, वो लोग भारत के सभ्यता समाज में जो है वो जानते हैं कि ऊंच नीच, जात पात, ये सारी व्यवस्थाएं भी उनके मन में कहीं ना कहीं इन सारी व्यवस्थाओं को, जो कुप्रथाएं होती हैं उनको इतना बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं जिससे समाज में कहीं ना कहीं वैमनस्यता भी फैलने का प्रयास करता है। तो हमारा कोई भी ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है, हम केवल और केवल उसके मूलांश पर जाने का प्रयास करना चाहते हैं, उसके जड़ पे जाने का प्रयास करते हैं कि कैसी परिस्थितियां बनती हैं, क्यों ऐसी घटनाएं घटती हैं, क्या जरूरत पड़ती है कि ऐसी किताबों को रचना करने के लिए। तो आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि औपनिवेशिक काल में शिक्षा का विकास, या आप कह सकते हैं कि आधुनिक काल में भारत की शिक्षा का विकास। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पे फैक्ट वाइज लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा है औपनिवेशिक काल में शिक्षा का विकास, या इसे आप कह सकते हैं कि आधुनिक काल में भारत में शिक्षा का विकास। जैसे दोस्तों कि प्राचीन काल में, अगर आप प्राचीन काल में जाएं, जैसे तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, वल्लभी हो गया, कांची हो गया, है दोस्तों, कांची हो गया, वल्लभी हो गया, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, कांची। तो जो प्राचीन काल में भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी, शुंगों के काल में, मौर्यों के काल में, है दोस्तों, गुप्तों के काल में, राजपूतों के काल में, यानी अरब इन्विजन के पहले, भारत में अरबियों के आने के पहले जो प्राचीन काल में जो भारत की शिक्षा व्यवस्था थी वो विश्व को लीड कर रही थी, यानी विश्व को शिक्षित कर रही थी। विश्व को शिक्षित करने का तात्पर्य यह है दोस्तों, जैसे आज के डेट में अगर हम बात करें कि आप अमेरिका जाते हैं, आप इंग्लैंड जाते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी आपको इंग्लैंड में मिलेगा, बढ़िया यूनिवर्सिटी आपको यहाँ मिलेगा, रसिया में मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा। तो ऐसे उस समय, आज के 1500 साल या 2000 साल पहले भारत जो है शिक्षा के लिए विख्यात था। क्यों? क्योंकि आपने हेनसांग का नाम सुना होगा दोस्तों, हेनसांग का नाम सुना होगा आपने। ऐसे बहुत से विदेशी यात्री भी आते थे लोग भारत में पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो भारत भी कहीं ना कहीं अपने आप में शिक्षा को लीड कर रहा था। भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि बाहर से लोग भारत में स्वयं अध्ययन करने के लिए आते थे, कोसों दूर पैदल चलकर आते थे, क्योंकि भारत की शिक्षा व्यवस्था उस समय विश्व को लीड कर रही थी। तो हमने यहाँ पर लिखा है प्राचीन काल में हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था विश्व को लीड कर रही थी, जिसमें तक्षशिला था, नालंदा था, विक्रमशिला था, कांची था, है दोस्तों, वल्लभी था, ये सारे थे। लेकिन अगर आप वही मध्यकाल में आएंगे, दोस्तों, तो मध्यकाल की बात करें, जैसे सल्तनत काल हो गया है दोस्तों, और कुछ मुगल काल को मान के चलिए, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, है दोस्तों, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तक। तो इस काल में जो शिक्षा का पतन होता है, पतन क्या होता है दोस्तों कि अगर शिक्षा का केंद्र की बात करें तो जौनपुर रह जाता है, जिस जिले से हम बिलोंग करते हैं, और एक होता है, उसका नाम होता है यूरोपियनों का आगमन। तो जौनपुर एवं अजमेर, ये दो क्षेत्र रह जाते हैं दोस्तों प्राचीन काल में। और मध्यकाल में हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी जौनपुर एवं अजमेर तक सीमित रह जाती है। तो जो प्राचीन काल में जो विश्व को लीड कर रहा था, वल्लभी, कांची, विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, अब मध्यकाल में जौनपुर और अजमेर तक शिक्षा व्यवस्था रह जाती है। लेकिन अगर वही आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में एक तो 18वीं शताब्दी में यह होता है कि मुगलों का पतन होता है बहुत ही
तेजी से और अंग्रेजों का उत्थान होता है भारत में राजनीतिक दृष्टि से, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो शिक्षा व्यवस्था होती है और चरमरा जाती है, और चरमरा जाती है। क्यों? क्योंकि मदरसा, मकतब, पाठशाला यही तीनों तक सीमित हो जाते हैं। उच्च शिक्षा का पतन हो जाता है, यानी उच्च शिक्षा कोई भी ग्रहण नहीं कर पाता, मदरसा, मकतब, पाठशाला तक सीमित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भारत के जो प्रशासनिक और लिपिक कार्य तक ही कर पाते थे, ताकि अंग्रेजों की प्रशासनिक में और राजनीतिक कोर्टों में मदद कर सके, बस यही मदरसा, मकतब और पाठशाला तक ही शिक्षा व्यवस्था सीमित हो जाती है। यानी कहीं बड़े पैमाने पर शिक्षा व्यवस्था का ह्रास होता है अंग्रेजों के का जब उत्थान होता है और मुगलों का जब पतन होता है। वही देखती है दोस्तों कि उच्च शिक्षा का पतन हो जाता है। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना करते हैं। 1784 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया था। इसमें क्या था, हुक्मरानों, शहजादों एवं अमीरों को बच्चों को अरबी एवं फारसी में शिक्षा के विकास के लिए किया गया था, ताकि स्थानीय भाषा के ज्ञाता तैयार हो सके और न्यायालय एवं प्रशासन में अंग्रेजों की मदद कर सके। एक प्रकार से कहीं ना कहीं फारसी और अरबी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और जो कुछ ऐसे व्यक्ति तैयार हो सके जो अंग्रेजों को प्रशासन और न्यायालयों में लिपिक का कार्य कर सके, उनकी मदद कर सके, इसीलिए इन्होंने इसी शिक्षा पर जोर दिया था और कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने 21 फरवरी 1784 को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को पत्र लिखकर बताया कि भारत में उत्तर और दक्षिण में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा का जो केंद्र है, वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, यानी बहुत ही जर्जर अवस्था में है। इन्होंने पत्र लिखा और 1784 में विलियम्स जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। इनको फादर ऑफ इंडोलॉजी कहा जाता है। किनको? विलियम्स जोन्स को। इनको मालिक जोन्स भी कहा जाता है। एशियाटिक रिसर्चेज नामक एक पत्र भी निकालते हैं। तो जानते रहिए 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया जाता है। इनको मालिक जोन्स भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ इंडोलॉजी कहा जाता है। एशियाटिक रिसर्चेस इनके द्वारा पत्र निकाला जाता है। विलियम जोन्स को भारत विषयक ज्ञान शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, ये भी जानते रहिए। अब आइए दोस्तों बात करते हैं उस चीज पर, जैसे इनके द्वारा 2 किताबों का प्रकाशन किया जाता है। किनके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। ये किताबें भारत की हैं, बस इन ये अनुवाद करते हैं अंग्रेजी में। 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम और 1792 में जयदेव के गीत गोविंद, ये अनुवाद करते हैं। अब अनुवाद करेंगे तो मतलब अपने हिसाब से कुछ ना कुछ उसमें कंटेंट इन्वॉल्व करेंगे, तो जो उसमें जो अच्छाइयां होती हैं कहीं ना कहीं ये लोग उसका ह्रास करते हैं, और जो बुराइयां होती हैं उसको और बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत का गौरव, हालांकि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना किया गया था, अंग्रेजों ने सबके सामने कहा था कि हम भारत का जो गौरवशाली इतिहास है, जो सभ्यता, समाज है, संस्कृति है, जो उनकी राजनीतिक व्यवस्था है, उसे हम दुनिया के सामने लाएंगे। अब दुनिया के सामने लाने का तात्पर्य उनका यह था कि इतना जीर्ण शीर्ण अवस्था में लेके आए कि लोग उसे पढ़ने के बाद ही, जो लोग पढ़ते थे उनका दिमाग ही घूम जाता था कि ऐसी ऐसी प्रथाएं होती थी, यानी गलतियों को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता था। तो इसी जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है दोस्तों, इसी के द्वारा भारत के बहुत बड़े बड़े ग्रंथों का अनुवाद किया जाता है, मनुस्मृति का, भगवत गीता का। तो जो स्टैंडर्ड रूप आता है, जो उस समय जो अंग्रेजी के माध्यम से जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो लोग यही पढ़ते भी हैं। तो विलियम्स विल्किंस यह भी इसी सोसाइटी के सदस्य थे। इस संस्था द्वारा अनुवाद प्रथम ग्रंथ था, जानते रहिए, भागवत गीता था, जिसे विलियम विल्किंस ने अनुवाद किया था 1784 में। और 1787 में ताजुल माली के जो एक हितोपदेश था, उनकी रचना थी, उनका अनुवाद किया जाता है। और भारत में सबसे पहले 1776 में ईसाई मिशनरियों ने मनुस्मृति का अनुवाद किया था कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से। यानी भारत में सबसे पहले 1776 में ईसाई मिशनरियों ने मनुस्मृति का अनुवाद किया था 1776 में कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से। और आगे चल करके 1794 में मनुस्मृति का अनुवाद इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से मनुस्मृति का अनुवाद किया जाता है। भरपूर जो समाज में जो कुप्रथाएं होती हैं, बुराइयां होती हैं, मनुस्मृति के द्वारा समाज पे कैसा इंपैक्ट पड़ता है, उसी समाज के इंपैक्ट को बहुत ही खूब जो है दोस्तों बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। और कहीं ना कहीं ताकि ये हो सके कि हिंदू धर्म के जो भी लोग हैं वो मनुस्मृति को पढ़ने के बाद मनुस्मृति से लगाव ना होकर के उन्हें घृणा होने लगे, ऐसी परिस्थितियां ये लोग क्रिएट भी करने का प्रयास करते हैं और हद तक सफल भी होते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा औपनिवेशिक काल में शिक्षा के विकास के लिए पहला वीडियो।
आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे देख लीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राउंड ईस्ट इंडिया, उसे सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत आभार। आधुनिक भारत का प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया पर, वहां पर पूरा का पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। यदि कोई कमियां रह गई तो आप जरूर बताइएगा दोस्तों। आपकी अपेक्षा हम करते हैं कि आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।